वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है और जिसमें 25 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड द फार्मर्स गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है हमें ये बताना है और किसानों को इससे क्या फ़ायदा मिला ये भी एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत तेज़ी से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन देश में बढ़ गया था HYV सीड्स की वजह से, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करने से व्हीट और राइस की पैदावार काफ़ी अच्छी दिखाई दी देश में। एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आज़ादी के वक्त हमारे देश में लगभग 75% लोग ऐसे थे जो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। हाउएवर प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज वेरी लो। लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी, दैट मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, वो काफ़ी कम था because of the use of old technology and the absence of required infrastructure। और लो प्रोडक्टिविटी का मेन कारण क्या था? तकनीक पुरानी यूज़ की जाती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा देश में होना चाहिए था उतना अच्छा था भी नहीं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड टू परमानेंटली ब्रेक द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा देश में, ताकि जो एग्रीकल्चर में तरक्की रुकी हुई है, जो ग्रोथ नहीं हो रही है, उसे थोड़ा बढ़ाया जाए ग्रोथ को। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड सफिशिएंटली, और हमें देखने को मिला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक बढ़ गई थी। अ गुड प्रपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड वॉज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, जिसे हम लोग कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। यानी कि अब किसान के पास फसल का कुछ हिस्सा बचने भी लगा था, जिसकी वजह से वो उसे मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकता था, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। वरना पहले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे फार्मर्स, केवल गुजारा करने के लिए। लेकिन अब किसानों के पास मार्केटेबल सरप्लस था, ताकि वो उसे बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 27। While subsidies encourage farmers to use new technology, they are a huge burden on government finances। जब न्यू टेक्नोलॉजी के लिए सरकार ने सब्सिडीज़ दी किसानों को, तो इससे सरकार पर ज़्यादा बोझ पड़ा फाइनेंस का। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। इस बात को दिमाग में रखते हुए, इस फैक्ट को दिमाग में रखते हुए हमें इस बात पर रोशनी डालनी है कि सब्सिडीज़ कितनी यूज़फुल थी। द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन टू प्रूव द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज। पॉइंट नंबर 1, एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स, देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स, स्पेशली द स्मॉल फार्मर्स। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, खासकर कृषि के क्षेत्र में, तो किसानों के लिए वो थोड़ा जोखिम भरा होता है। किसान को उससे डर लगता है, इसमें रिस्क होता है। इसीलिए सब्सिडीज़ का देना ज़रूरी था, ताकि नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत HYV सीड्स को किसान खरीद सके। खासकर जो छोटे मोटे किसान हैं, उनके लिए सब्सिडी ज़्यादा ज़रूरी थी। Point number 2, most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies। हमारे देश के उस वक्त अधिकतर किसान गरीब थे और बिना सब्सिडी के लगता नहीं था कि वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को या इस प्रकार के इनपुट्स को खरीद पाएंगे। इसलिए सरकार ने सब्सिडीज देकर सही किया था। पॉइंट नंबर 3, eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers
and violate the goal of equity. अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देती तो अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर और ज़्यादा बढ़ जाता, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता। और जो गोल था गवर्नमेंट का, जिस गोल की वजह से ये HYV टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, वो गोल ही गवर्नमेंट का ख़राब हो जाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देकर अच्छा किया था। कंटिन्यूड, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है। अभी हमने यूजफुलनेस पढ़ा है इसका, अब पढ़ेंगे इसके अगेंस्ट में। ऑन द अदर हैंड, सम इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडीज शुड बी एलिमिनेटेड। अर्थात कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लोगों को मिल गया तो कम से कम उसके बाद तो सरकार को सब्सिडीज़ को एलिमिनेट कर देना चाहिए था। दे गिव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, और इन इकोनॉमिस्ट्स ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे एलिमिनेट करने के लिए कि सरकार को सब्सिडीज़ को एलिमिनेट क्यों कर देना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1, सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अर्थात सब्सिडीज दी गई थी किसानों के फ़ायदे के लिए, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ ने, क्योंकि उनकी सेल बढ़ गई, उनकी तो मौज आ गई। किसानों को फ़ायदा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ ने खूब पैसा कमाया, क्योंकि उनकी खूब खाद बिकी। नंबर 2, अमंग फार्मर्स द सब्सिडी largely benefits the farmers in the more prosperous regions only. फार्मर्स को फ़ायदा तो मिला, लेकिन केवल जो प्रॉस्पेरस रीजन्स थे, जो पहले से समृद्ध हैं क्षेत्र, वहाँ पर किसानों को फ़ायदा मिला। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसानों को ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला इसका। इसलिए सरकार को सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था एक लिमिट के बाद। जब दिखाई दिया कि जो प्रॉफिट मिलना था किसानों को मिल गया, तो उसके बाद कम से कम ख़त्म कर देना चाहिए था। एंड पॉइंट नंबर 3, इट इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, यानी कि इससे गवर्नमेंट के फाइनेंस पर बोझ भी बहुत पड़ा। गवर्नमेंट के बजट के अनुसार गवर्नमेंट का बजट घाटे में गया। वैसे तो हर साल ही घाटे में जाता है गवर्नमेंट का बजट अधिकतर, लेकिन इस दौरान कुछ ज़्यादा ही घाटे में गया था सब्सिडीज़ की वजह से। गवर्नमेंट के फाइनेंस पर इससे ज़्यादा बोझ पड़ गया था, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज एक लिमिट के बाद ख़त्म कर देनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स में कमियां क्या रह गई, ड्रॉबैक्स क्या रह गए, यानी शॉर्टकमिंग्स या लिमिटेशंस कह सकते हैं, एक ही बात है। In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. जो पुराने ज़मींदार थे, उन्होंने ज़मीन नहीं छोड़ी, वो उसी ज़मीन पर खेती करते रहे जैसे कि पहले काम कर रहे थे। बस अंतर इतना है कि पहले किसी और से काम करवा रहे थे, अब उन्होंने किसानों को वहाँ से निकाल दिया था और खुद ये साबित कर दिया था कि हम ही ज़मीन के मालिक हैं। कहने का मतलब उन्होंने जो कानून के अंदर कुछ लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म उतने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जितने की ढंग से होना चाहिए था। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर इवेक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, दैट मीन्स द एक्चुअल टीलर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। यानी कि जो किसान थे उन्हें बेदखल कर दिया ज़मीन से और खुद ही ये साबित कर दिया कि हम ही ज़मीन पर खेती करते हैं और हम ही ज़मीन के मालिक बनने चाहिए, और गवर्नमेंट को मजबूरन उन्हें मालिकाना हक देना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स such as sharecroppers and landless laborers did not benefit from land reforms. ज़मीन का मालिकाना हक मिलने के बाद भी गरीब किसानों को लैंड रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं मिल पाया।
खासकर वो किसान जो बटाई पर काम करते हैं, जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको लैंड रिफॉर्म्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। एंड पॉइंट नंबर 4, द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इन द कोर्ट्स। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स को इन्होंने चुनौती दी अदालत में, लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदारों ने, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से इस कानून को लागू करने में थोड़ी देरी भी हुई। दे यूज्ड दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, और इस डिले का फ़ायदा उठाते हुए ज़मींदारों ने अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर ज़मीन को रजिस्टर कर दिया, जिससे कि जो लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी कि एक किसान के पास या एक परिवार के पास या एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए, उस लिमिट को इन्होंने सेट कर लिया, और जो एक्सेस ज़मीन थी वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी, देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। इस प्रकार से ये जो ज़मींदार थे ये कानून से बच निकले। कानून ने जो फंदा बनाया था इनके लिए लैंड रिफॉर्म्स को लागू करके ताकि देश के गरीब किसानों को फ़ायदा हो सके, वो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्होंने लूप होल्स का फ़ायदा उठाया। कानून में जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं बनाते वक्त, उन कमियों को इन्होंने पहचाना और उनका फ़ायदा उठा लिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, गिव द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की हमें यहाँ पर आलोचना करनी है, यानी कि बुराई। क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, it increased the inequalities between small and big farmers, since only the big farmers could afford the required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर ज़्यादा पैदा हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सस्ते बीज अवेलेबल कराए थे, HYV सीड्स, या जो भी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, वो गरीब किसान तो खरीद ही नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं ज़्यादा खरीदने के लिए। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी, लेकिन फिर भी कुछ पैसा तो चाहिए होता है, और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। गरीब किसान कहाँ से रिस्क ले, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा केवल जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, उन्हें ही इसका फ़ायदा मिला। गरीब किसान को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा नहीं मिला। नंबर 2, द HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो prone टू अटैक बाई पेस्ट्स, एंड द स्मॉल फार्मर्स who adopted this technology could lose everything in a pest attack। यानी HYV क्रॉप्स जो थे ये इस प्रकार के थे कि इन फसलों पर कीड़ा बहुत जल्दी लगता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल कराए थे सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। लेकिन गरीब किसान ने इस टेक्नोलॉजी को तो अपना लिया, HYV सीड्स तो खरीद लिए, लेकिन पेस्ट अटैक को वो रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल ही बेकार हो गई। अर्थात जो पहले वो थोड़ी बहुत फसल पैदा कर लिया करता था, अब तो वो भी नहीं मिली उसे। तो हुआ यही कि गरीब किसान और गरीब हो गया बेचारा। कीड़ों का अटैक ऐसा हुआ फसल पर कि सारी की सारी फसल ही बर्बाद। पॉइंट नंबर 3, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states। HYV seeds केवल कुछ ही स्टेट्स तक अवेलेबल थे, हर जगह अवेलेबल भी नहीं थे, और अगर अवेलेबल थे भी तो उसका फ़ायदा हर जगह उठा नहीं पाए किसान। किसान ने कहाँ फ़ायदा उठाया और कहाँ ही अवेलेबल थे HYV सीड्स अधिकतर, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यही वो स्टेट्स थे जहाँ पर किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिला। Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only। और मेन बात यह है कि केवल जहाँ पर गेहूँ पैदा किया जाता है उन्हीं रीजन्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला। जिन रीजन्स में गेहूँ होता ही नहीं है या फिर कम होता है, उन क्षेत्रों को, उन राज्यों को
ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ये रही कमियां ग्रीन रिवॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development। पंचवर्षीय योजनाओं में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। एक्सप्लेन वाई, बताइए क्यों। सेकेंड 5-year प्लान था जिसमें जोर दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। यानी कि इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़िया रोज़गार मिल जाता है लोगों को, जितना अच्छा एग्रीकल्चर में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। इंडस्ट्री में कम से कम स्टेबिलिटी है कि 12 के 12 महीने आपके पास काम रहेगा। एग्रीकल्चर में तो किसान 6 महीने या 4 महीने काम करता है और बाकी 4-6 महीने बेरोजगार रहता है। पॉइंट नंबर 2, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। अगर देश में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उससे देश को मॉडर्नाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, जिससे कुल मिलाकर समृद्धि प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिस्ट्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इकोनॉमिस्ट ने पाया था, अर्थात उन्होंने ये पहचान लिया था कि गरीब देश, कोई भी गरीब राष्ट्र हो, वो प्रोग्रेस केवल तभी कर सकता है जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अधिक से अधिक हों। और इसी बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि देश में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज़ लगाइए, और अगर कैपिटल की कमी है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाइए, लेकिन देश में जगह जगह इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain on the economy's resources। यानी कि पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत। खासकर आज़ादी के बाद मैंने आपको बताया भी था कि जो बागडोर है वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में दी गई थी, लेकिन अधिकतर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी देश की जो वेल्थ है, हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। इस बात को दिमाग में रखते हुए हमें बताना है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की उपयोगिता क्या है देश के लिए, उसकी यूजफुलनेस क्या है। At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy। आज़ादी के बाद हमारे देश के जो उद्योगपति थे, उनके पास इतनी कैपिटल यानी कि इतनी पूंजी ही नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज़ में उसको इन्वेस्ट कर सकें, और जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की देश को आवश्यकता थी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, वो कैपिटल उनके पास थी ही नहीं लगाने के लिए। द मार्केट वॉज नॉट बिग एनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। और अधिकतर इकोनॉमिक्स इस प्रकार के थे, इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रकार के थे जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना भी नहीं चाह रहे थे, वो एनकरेज नहीं हो रहे थे इस चीज़ के लिए। अगर उनके पास पैसा था भी तो वो लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत कम थी, और जब डिमांड नहीं होती मार्केट में तो प्रोडक्शन करके फ़ायदा क्या, रिस्क लेने से फ़ायदा क्या। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो आगे आना ही नहीं चाह रहे थे, या तो उनके पास पैसा नहीं था, और अगर पैसा था भी तो वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलपमेंट द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाई एस्टेब्लिशिंग मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसलिए गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आगे आना पड़ा और अधिकतर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अपने हाथों में लेना पड़ा। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही थी जन कल्याण के लिए,
गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को अधिक से अधिक बेनिफिट्स देना होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा भी देता है एक बार को, तो वो अपना फ़ायदा करता, समाज का फ़ायदा नहीं करता। इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। कंटिन्यूड। अभी यही क्वेश्चन चलेगा आगे भी। However, many public sector undertakings incur huge losses but continue to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources। यानी कि ये ज़रूरी था कि घाटे में जाने के बावजूद भी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनको चलाया जाए, भले ही वो देश के स्केर्स रिसोर्सेज को यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को आसान नहीं होता बंद करना, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिला होता है देश में, बहुत से लोगों की इनकम इसी पर निर्भर करती है। अगर सरकार इनको बंद कर देती तो बहुत सारे लोग देश में बेरोज़गार हो जाते। पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर मजबूरन गवर्नमेंट को ये अंडरटेकिंग्स चलानी पड़ी। This had led some scholars to argue that the state should get out of areas which the private sector can manage। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था, उनका ये आर्ग्यू था कि कम से कम सरकार को ऐसी अंडरटेकिंग्स को तो छोड़ देना चाहिए जिनमें प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, अर्थात जो एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आसानी से मैनेज की जा सकती हैं, कम से कम सरकार को वो एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए। दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए था थोड़ा बहुत। एंड द गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, और गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए थे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज पर, विच द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड, खासकर वो सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर कभी भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। Why and how was private sector regulated under IPR 1956? प्राइवेट सेक्टर के लिए किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत, और क्यों बने थे, कैसे बने थे और क्यों बने थे। पॉइंट नंबर 1, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री को शुरू नहीं कर सकता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी इंडस्ट्री लगानी होती थी किसी भी क्षेत्र में, तो उसको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस के कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं था। इट वॉज हाउएवर ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि आसानी से लाइसेंस लिया जा सकता था, खासकर तब जब आपकी इंडस्ट्री पिछड़े हुए क्षेत्र में हो। अगर आप पिछड़े हुए क्षेत्र में इंडस्ट्री स्थापित करते हो तो लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। इफ एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशंस। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी थी जिन्हें पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज स्थापित करने पर कंसेशंस मिलते थे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स, अर्थात कुछ सालों तक टैक्स भरना ही नहीं पड़ता था, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स। एंड इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ, यानी कि पावर सप्लाई उनको काफ़ी कम रेट्स पर अवेलेबल कराई जाती थी, बिजली सस्ती मिल जाती थी। रीज़न टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। गवर्नमेंट ने कंसेशन इसलिए दी ताकि पिछड़े हुए क्षेत्र जो हैं वो आगे बढ़ें, जिससे कि देश में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिले। और जब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है तो उसी से हमें प्राप्त होता है रीजनल इक्वलिटी। फिर ऐसा नहीं होता कि कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और कोई क्षेत्र देश का पिछड़ा रह गया। इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रकार के रूल्स बनाए थे।
Point number 2, even an existing industry had to obtain license for expanding output or for diversifying production. अगर आप अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो या किसी नए चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो भी उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए ना तो आप आउटपुट बढ़ा सकते थे और ना ही किसी और चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते थे। इसका रीज़न क्या था? दिस वॉज meant to ensure that the quality of goods produced was not more than what the economy requires. क्वांटिटी उतनी ही बननी चाहिए इकोनॉमी में जितनी की ज़रूरत है, उससे अधिक प्रोडक्शन देश में नहीं होना चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया था। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और क्वांटिटी को एक्सपेंड करने के लिए, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट तभी दिया करती थी जब हम लोग गवर्नमेंट को ये यकीन दिला दिया करते थे कि सचमुच इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता है। तभी गवर्नमेंट हमें आउटपुट बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Why and how did the government promote small scale industries for rural development in India? गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार से विकसित किया, उनका डेवलपमेंट कैसे किया, क्यों किया? द गवर्नमेंट प्रमोटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट सिंस दे आर मोर लेबर इंटेंसिव। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल को डेवलप इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, अर्थात जहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कैपिटल का इस्तेमाल कम। दैट इज़ दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी इतनी खपत नहीं हो पाती लेबर की जितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती है स्मॉल स्केल में, इसलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल पर ज़्यादा जोर दिया था। To promote these industries and protect them from large industries, the production of a number of products was reserved for a small scale industry. ताकि स्मॉल स्केल को सुरक्षा प्रदान की जाए, इन्हें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया था स्मॉल स्केल के लिए। दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशंस, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। और इसीलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल को काफ़ी सारे कंसेशंस भी दिए थे, जैसे कि इन पर एक्साइज ड्यूटी काफ़ी कम लगा करती थी, और इसके अलावा बैंक लोन अगर इनको चाहिए था यानी क्रेडिट फैसिलिटी, तो वो भी इनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल करा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, Explain how import substitution can protect domestic industry. Export substitution, import substitution से किस प्रकार से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी गई, उसे हमें एक्सप्लेन करना है, जिसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। द स्ट्रेटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि देश के अंदर ही ऐसे गुड्स बनाए जाएं जो कि अब तक हमें विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस दैम इन इंडिया इटसेल्फ। खासकर जो ऑटोमोबाइल्स थे, जो व्हीकल्स थे, वो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट चाहती थी कि वो देश के अंदर ही बनाए जाएं। Thus the government protected the domestic industries from foreign competition. इसीलिए गवर्नमेंट का मकसद था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इंडस्ट्रीज पर रोक लगा दी थी कि वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकती, और अगर अपना प्रोडक्ट वो इंडिया में भेजती भी हैं तो उसके लिए एक लिमिट निर्धारित कर दी गई थी, जिसे बोलते हैं कोटा, कि कितनी क्वांटिटी वो इंडिया में बेच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ताकि उनकी डिमांड कम हो, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ भी बहुत ज़्यादा लगा दिया था। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक फ्रॉम 2 फॉर्म्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 काम किए। एक टैरिफ, जो मैंने भी आपको बताया,
टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए और कोटा निर्धारित कर दिया। टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स पर जो टैक्स लगता है वही कहलाता है टैरिफ्स। दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। इससे इम्पोर्टेड गुड्स ज़्यादा महंगे हो जाते हैं एंड डिस्करेज देयर यूज़, जिसकी वजह से लोग उनको यूज़ ही नहीं करना चाहते फिर, क्योंकि सस्ते गुड्स होंगे तभी लोग खरीदते हैं, ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो लोग उनको फिर यूज़ करना नहीं चाहते। कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। और कोटा का मतलब है वो क्वांटिटी जिसे कि इंपोर्ट किया जा सकता था विदेशों से, उसकी एक लिमिट तय कर दी गई थी। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। तो टैरिफ्स और कोटाज का नतीजा ये निकला कि इंपोर्ट पर अपने आप ही रेस्ट्रिक्शन लग गया थोड़ा, अर्थात देश के अंदर वो आने अपने आप ही कम हो गए। एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इस तरीके से देश के अंदर जो फर्म्स थी उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन प्रदान की ताकि उन्हें विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन का सामना ना करना पड़े, अर्थात उनके सामने प्रतियोगिता ही खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें यहां पर बताने हैं इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसीज के, यानी कि आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी contributed by the industrial sector increased in the period from 13% to 24.6% in 1990-91। 1950-51 में इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था हमारे देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो लगभग 12 या 13% था, जो कि अब लगभग 25% के आसपास पहुंच गया था 1990-91 में। और ये पॉजिटिव इफेक्ट था आईपीआर 1956 का, जिसे आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 6%। और इस दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत जो ग्रोथ रेट हमें दिखाई दिया, एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल एवरेज 6% का ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर दिखाई दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्रीज के लिए और देश के लिए। पॉइंट नंबर 2, द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत अलग अलग चीज़ों का, बहुत से ऐसी चीज़ों का देश में प्रोडक्शन होने लगा था जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। खासकर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज और सेवरल कंज्यूमर गुड्स अब देश में पैदा होने लगे थे, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। और खासकर ये हुआ था पब्लिक सेक्टर की वजह से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही आगे था मेनली, प्राइवेट सेक्टर के पास तो अधिकार बहुत कम थे, उनका तो रोल सेकेंडरी था। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन अभी आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 3, द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म्स टू गेट इनटू द बिजनेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने फायदा पहुंचाया ऐसे लोगों को जिनके पास कैपिटल की कमी थी, अर्थात वो लार्ज फर्म्स में तो पैसा नहीं लगा सकते थे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो पैसा लगा सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर गुड्स को रिजर्व कर दिया था। तो अब लोग स्मॉल स्केल से डर नहीं रहे थे, बल्कि खुल के सामने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हमें लार्ज स्केल के सामने कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। अर्थात इस दौरान देश में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की, सनराइज कंपनी जिसका नाम पहले भी आपको बताया गया था, और ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस प्रकार से देश में डेवलप हुआ, वो डेवलप नहीं हो पाता अगर गवर्नमेंट इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती फॉरेन कंट्रीज़ पर और फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो थे वो थोड़े ज़्यादा अच्छे फीचर्स वाले थे, इंडिया से थोड़े सस्ते भी थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी और सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी
अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं जो अगले सेशन में कराए जाएंगे, जो लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का। तब तक याद कीजिएगा और लिख लिख कर याद कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा सुबह जल्दी उठकर रिवीजन किया जाए। अगर आप रोज़ाना सुबह सुबह आधा घंटा भी इन वीडियोस को देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से 90% आपके कम से कम आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर रिवीजन किया जाए। थैंक यू।